फॉर्मल सेक्टर में लगभग 30,000 प्लाट की स्कीम निकालेंगे। पहले चरण में 4,500 प्लाट की स्कीम ला रहे हैं। ये 30 मीटर का प्लाट होगा जिसका FAR 2 होगा और इसमें 2.5 मंजिल तक आदमी बना सकता है। ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। 3 लाख तक जो है उसकी इनकम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगना अनिवार्य होगा। जो काम करेंगे उनके लिए भी आरक्षण है और जो लोग आज भोले भाले लोग जो ठगे जा रहे हैं अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा और फर्जी लोगों द्वारा लगातार टप्पल में, राया में, जेवर एयरपोर्ट के आसपास पूरा एक अभियान चल रहा है, गिरोहबंद अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है नोएडा, और हर व्यक्ति चाहता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही उसका मकान हो, फैक्ट्री हो। आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण है? और क्या कारण है कि तीनों प्राधिकरणों पर आरोप लगते रहते हैं, वो भी भ्रष्टाचार के। डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया था कि आपके आंख, नाक, कान से भ्रष्टाचार टपकता है? देखते रहिए इस खबर को और जानिए कि आखिर तीनों प्राधिकरणों पर भ्रष्टाचार को लेकर क्यों लगते हैं आरोप। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अब ऐसा कदम उठा लिया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी। जो भूखंड आवंटित होते थे उसमें ना सिफारिश चलेगी और ना ही पैसा चलेगा। चलेगी तो केवल अपनी ही किस्मत और अपनी ही योग्यता। ये सिस्टम बनाया है यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने। आखिर उन्हें ये क्यों बोलना पड़ गया कि सिस्टम में किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी वहां भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं हैं। आखिर यूपी सरकार बार बार क्यों दे देती है डॉक्टर अरुणवीर सिंह को सेवा विस्तार? चलिए ये जानने के लिए आप देखते रहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अरुणवीर सिंह PCS से IAS अफसर हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उन्हें काम करने का एक अच्छा अनुभव है। इसी सब के चलते जो खामियां उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखी और पाया कि किस तरह से यहां नीचे वाले और ऊपर वाले अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने यमुना प्राधिकरण में कदम उठाए हैं। देखिए, आज यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 50वीं बोर्ड बैठक हुई। इसमें 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनके बारे में विस्तार से भी हमने आप लोगों को बताया। जो जैसा कि भी आपने पूछा, इंडस्ट्री को लेकर के और हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत ही बड़े निर्णय हुए हैं। एक तो इंडस्ट्री की जो स्कीम चल रही थी उसमें हमने 2 कैटेगरी ऐड कर दी है। LLP भी अप्लाई अब कर सकती है और किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की सब्सिडरी भी अप्लाई कर सकती है, और इंडस्ट्री की डेट जो है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। दूसरा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अभी तक किसी प्रकार की कोई योजना नहीं थी। काफ़ी इंडस्ट्रियल अलाटमेंट यहाँ हो चुका है। साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए किसी प्रकार की आवास की योजना यमुना प्राधिकरण में नहीं थी। जो पहले 5,000 मकान आए थे वो काफ़ी जर्जर हालत में थे। उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पुअर होती है, शीशे ख़राब आते हैं, उसमें रबर ठीक से नहीं लगाए जाते, ताला ख़राब होता है, दरवाज़ा बहुत ही घटिया होता है। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 30,000 प्लाट की स्कीम निकालेंगे। पहले चरण में 4,500 प्लाट की स्कीम ला रहे हैं। ये 30 मीटर का प्लाट होगा जिसका FAR 2 होगा
और इसमें 2.5 मंजिल तक आदमी बना सकता है। ये सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। 3 लाख तक जो है उसकी इनकम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट इसमें लगना अनिवार्य होगा। ये बेचा नहीं जा सकेगा। और ये सेक्टर 18 और 20 जैसे हमारे बहुत ही प्राइम सेक्टर में है रहेगा। इसमें 29% रिजर्वेशन जो यमुना क्षेत्र में इंडस्ट्री लगेगी उसके लेबर्स के लिए है, 5% आर्मी के लोगों के लिए, 2% विडो जो आर्मी की विडोवर्स उनके लिए, 5% डिसेबल्ड्स के लिए और 51% आम लोगों के लिए, जिसमें किसी प्रदेश या किसी जनपद की बाध्यता नहीं है। कोई भी गरीब आदमी आ सकता है जो यहाँ काम करता, आसपास काम करता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट होगा। और जैसे इस ट्रांसपेरेंट अलॉटमेंट के बाद हम और इसको बेहतर क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसको और आगे लाएंगे। और लगभग 6 स्कीमें इस साल लाएंगे और 30,000 के लगभग इनफॉर्मल सेक्टर में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी 5% रिजर्वेशन है। जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस कार्यरत हैं, जो कमर्शियल में कार्यरत होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन है। तो यहाँ यमुना में जो काम करेंगे उनके लिए भी आरक्षण है। और जो लोग आज भोले भाले लोग जो ठगे जा रहे हैं, अब जो प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा और फर्जी लोगों द्वारा लगातार टप्पल में, राया में, जेवर एयरपोर्ट के आसपास पूरा एक अभियान चल रहा है, गिरोहबंद अभियान चल रहा है, जिसको कि हम लोग चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी विधिक कठिनाइयाँ भी होती हैं, टाइम ड्यूरेशन है, प्रोसेस पूरा करना है, नोटिस देना है, मुकदमा सुनना है, मुकदमे का आदेश करना है, तो उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो वो चीज़ ख़त्म हो, इसलिए ये प्लाट हमने आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया है। और बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर तो 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख में दे रहे हैं। यहाँ आपकी कल्पना से भी कम दाम पे 7-8 लाख रुपए में ही प्लाट 30 मीटर का मिलेगा, सरकारी मिलेगा। कहीं किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी के फेक ऐड में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ काम करेंगे उनके लिए अलग से हम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू माइलस्टोन है कि इस एरिया को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए और इस एरिया में जो इंडस्ट्री आ रही है उसके लिए वर्कर्स मुहैया कराने के लिए। हेल्थ सेक्टर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यमुना अथॉरिटी ने टेकअप किया है और आप लोग 14 बना रहे पीपीपी मॉडल पे, क्या है, किस तरीके से ये काम करेंगे? देखिए, हम लोग वेलनेस सेंटर और फैमिली प्लानिंग सेंटर या मैटरनिटी सेंटर के नाम पर 14 चाइल्ड वेलफेयर के नाम पे ला रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य इसमें 30 बेड तक का हॉस्पिटल बन सकेगा। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होगा। जैसे अभी कुछ योजनाएं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की हैं, उसमें एडमिशन होने पर रीइंबर्समेंट होता है। इसमें आउटडोर भी, ओपीडी भी शामिल होगी। ये पूरी तरह से इसमें जेनरिक दवाइयाँ भी मिलेंगी। जो कंट्रोल है बेड का, रूम का, दवाइयों का, स्टंट का, वो सब प्राधिकरण का होगा। प्राधिकरण के वेरीफाई करेगी कि सही दर लगाई गई कि नहीं लगाई गई। उसके लिए कमेटी मेडिकल डॉक्टर्स की बनेगी। यहाँ के अधिकारी उसके बोर्ड पे रहेंगे। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम के भीड़ में कहीं आम आदमी खो ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की जा रही है। और इसमें कई बाहर के लोगों के बड़े ट्रस्ट से बात हो रही है देश दुनिया के, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं देश में। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। सबसे पहले तो एक मॉडल अभी हम जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर बना देंगे। और ये 1 साल में ऐसी 12 से 14 जो है सेंटर्स बन जाएंगे। और ये प्रयोग सफल रहा तो हर सेक्टर में 1 या 2 ये बनाया जाएगा। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बहुत जाना पहचाना नाम है और अक्सर आता रहता है, लेकिन अब इसको अब लाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि 22 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट था उसके लिए जितने बिल्डर्स और आम लोग गए थे छूट के लिए, वो खारिज कर दी याचिका। और एसएलपी भी खारिज कर दी, रिव्यू भी खारिज कर दिया। तो ऐसे में काफ़ी दिनों से चूँकि मुकदमेबाजी चल रही थी, पहले 64% ना दिया जाए किसानों को, इसके लिए लोग मुकदमा लड़ते रहे सारे स्टेक होल्डर्स। फिर जब 64 दे दिया जाए तो ब्याज ना दिया जाए, इसके लिए लड़ते रहे। क्योंकि हम लोगों ने लोन ले करके किसानों को पैसा बांटा, 11 से 14% लोन लेके किसानों को पैसा बांटा था। इसलिए इंटरेस्ट की रिकवरी हमारे वित्तीय सुदृढ़ता के लिए ज़रूरी थी। तो उसके बाद अब भी लोग, अब इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि लोग देने में परेशान हैं।
तो बहुत से हज़ारों लोगों से मेरी बात हुई, तमाम स्टेक होल्डर्स मुझसे मिले। तो इसमें जितना पेनल इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा, उसमें कंपाउंडिंग पेनल इंटरेस्ट भी माफ़ हो जाएगा और लगभग 4,984 करोड़ रुपए का ये बेनिफिट मिलेगा। जो जिन लोगों ने नहीं दिया, 11,000 12,000 के लगभग लोग हैं जिन्होंने 64% पर ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, पेनल इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर सभी के लिए सुविधा है। और अब जो LRT बचे हैं जिनको पेनल इंटरेस्ट देना है एडिशनल कंपनसेशन का, वो दे दें बिना पेनल इंटरेस्ट के, क्योंकि इसके बाद कभी कोई स्कीम नहीं आएगी और केवल मुकदमेबाजी में ही समय खराब होगा और लोग गुमराह करते रहेंगे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये एक बार ये अवसर हम दे रहे हैं और अंतिम बार अवसर दे रहे हैं कि अब इस मामले को सेटल कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो भी अपना काम कर सकें, अपना घर बना सकें, रह सकें और रोज़ की मुकदमेबाजी से बच सकें जिसमें उनका पैसा। अब जो भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो सीधे आकर प्राधिकरण में अप्लाई करेगा और उसका एक्सपीरियंस, उसकी किस्मत और उसकी बैलेंस शीट और काम करने का एक्सपीरियंस यही निर्धारित करेंगे उसको यहाँ प्लॉट दिलाने के लिए। यदि कोई इधर उधर से सिफारिश कराएगा या फिर किसी को पैसा देकर भूखंड आवंटित कराने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा? दरअसल अब सिस्टम बन चुका है। इस सिस्टम में जो जो कागजों की जरूरत होगी और जो जो पूछा जाएगा, जब तक वो सभी सवाल पूरी तरह अपने जवाब नहीं पा लेंगे तो भूखंड आवंटित होना असंभव है। ये सिस्टम बना दिया है डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने। प्रदेश में वो ईमानदारी के लिए बेहद जाने जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुड बुक में सबसे ऊपर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कई करीबी IAS अफसरों को चार्ज दिया और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, तुरंत हटाना पड़ा। लेकिन यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह चाहे सिफारिश कोई भी करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बना दिया है एक सिस्टम। रिटायरमेंट से पहले यमुना प्राधिकरण को कर्ज से बाहर लाए और लोगों का रुझान ईडा सिटी की ओर कर दिया। यमुना में जितने केसेस पहले लीज बैक के हुए थे, जितनी शिफ्टिंग हुई थी और जितने केसेस की हमने सुनवाई की थी, उस सभी को हमने एक डॉक्यूमेंट कर दिया, एक पूरी बुकलेट बना दी हज़ारों पेज की, जिससे कभी भविष्य में ये ना हो कि ये कागज़ नहीं है, फाइल गायब हो गई। तो एक तो फाइल गायब होना ख़त्म हो गया। हर आदमी जो आबादी क्लेम करता है उसकी फाइल है, सही या गलत का विनिश्चय उसका अगला चरण है। तो उसको हमने काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया। करीब 4 से लगभग 3.5 389 की लगभग संख्या है, लेकिन उसमें 2 बिंदु हमने ये लोग स्पष्टीकरण के लिए ले गए थे, जिसमें मेरा ये मत था कि आनुषंगिक उपयोग को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक जो छूट दी जा रही है, जहाँ जहाँ आबादी जितनी बनी हुई उतनी दी जा रही है, जबकि घेर की प्रासंगिकता है गांव के संदर्भ में। और वो हमने कहा कि राजस्व संहिता 2006 में जो परिभाषा है और जो राजस्व विभाग ने एयरपोर्ट बनते समय शासनादेश जारी किया था, उसमें जो परिभाषा लिखी गई है, उसके आधार पर इन एरियाज़ को रिवाइज कर लिया जाए, जिसका जितना हक बनता है उतना दिया जाए, किसी का 1 भी मीटर कम नहीं होना चाहिए। इस पे बोर्ड सहमत हो गया। दूसरी ये समस्या थी मेरे सामने कि उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा था जो कि JP के SDZ के या JP के LFD के LRT थे, जो पहले मकान बना के रह रहे थे। जब उनको कब्जा दिया गया, जब फार्मूला 1 बना तो वहाँ पर उनको तोड़ दिया गया और जगहों पर लोगों को तोड़ दिया गया मकानों को। तो 2012 के सेटेलाइट में उनका मकान, उनका निर्माण नहीं दिख रहा है। तो बाध्यता 2012 की उन गाँव के लिए ख़त्म कर दी गई जो JP के गांव हैं, जहां JP ने घर बनाए थे। तो आप 2004 से या जब भी किसी भी समय कोई निर्माण था और अथॉरिटी ने तोड़ दिया तो उनको भी लीज बैक पाने का अधिकार है।
तो सारे लोग इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो जाएंगे। उनका रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा था तो उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया और इसको पूरे तरीके से लागू करने के लिए 27 जून को एक स्पेशल बोर्ड 11 बजे होगी, जो कि ये सभी लीज बैक, सभी शिफ्टिंग के सभी चीज़ों को रिलीज़ कर देगी, प्रकाशित कर देगी। वैसे सैद्धांतिक रूप से सबका अनुमोदन आज हो गया है। सर, जेवर क्योंकि अब लगातार विकसित हो रहा है, ऐसे में ऐसे में आपने एक पुलिस स्टेशन और 2 फायर स्टेशन की भी वो क्या है सर उसके बारे में? देखिए, हमने पुलिस को एक सेक्टर 32 में एयरपोर्ट से सटा हुआ फायर स्टेशन दिया है 7,458 स्क्वायर मीटर में, और एक सेक्टर 18 में दिया है। लगातार जब आबादी आएगी तो फायर स्टेशन की आवश्यकता महसूस होगी। एक फायर स्टेशन हमने पहले भी दिया है, ₹1 भी दिया है, निःशुल्क दिया है, और एयरपोर्ट के अंदर एक थाना दिया है जिसका ग्राउंड कवरेज और FIR स्पेशल केस में बढ़ाया गया है, और वहाँ पर 2.5 FIR दिया गया है और 60% ग्राउंड कवरेज दिया गया है, जिससे कि मल्टी स्टोरी बड़ा थाना बन सके। भविष्य में जैसे जैसे पैसेंजर्स बढ़ेंगे उनके लिए थाने की व्यवस्था और पुलिस की व्यवस्था वहाँ की अनिवार्यता होगी। हालांकि सिक्योरिटी CISF संभालती है, लेकिन बाहरी आउटस्कर्ट जो कंट्रोल होता है वो पुलिस का होता है। केस पुलिस दर्ज करती है, FIR पुलिस दर्ज करती है, सामान गायब होता है तो पुलिस दर्ज करती है। तो एक संपूर्ण थाना 81 अलाटमेंट हम लोगों ने किए थे, उसको नोएडा अपरेल क्लस्टर का नाम भी हमने मंजूर कर रखा है बोर्ड से। उसमें 65 लोगों की लीज हो गई थी, 65 क्लियर था, जिसमें 16 लोगों ने नक्शा पास कराया। केवल 7 ही लोग बना रहे हैं और बार बार ये बहाना लेते हैं कि 16 लोगों को चूँकि कब्जा नहीं मिला इसलिए उनका काम रुका हुआ है। और जिन 16 लोगों को कब्जा नहीं मिला, कहीं 50 मीटर था, कहीं 60 मीटर था, कहीं 130 मीटर था, अगर हम चाहते तो उतना संशोधित लीज प्लान बना करके भी काम हो सकता था। लेकिन इस रोज़ के शिकायत को सुनने के बाद हमने ये तय किया कि हम 16 प्लाट उसी अप्रैल सेक्टर में समायोजित कर दें। तो जो हमारे पास कॉमन फैसिलिटी सेंटर थे, जो हमारे पास फ्लेटेड फैक्ट्री के प्लाट थे, जो पार्क थे, उसमें उन सभी 16 प्लाटों को समायोजित कर दिया गया, जहां 100% भूमि है, जहां बहाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और जो प्लाट हटे हैं उन प्लाटों में ये फैसिलिटी वापस डाल दी गई CFC फ्लेटेड फैक्ट्री की और पार्क की। तो और उसी क्लोज एरिया में NAC के अंदर ये कर दिया गया। तो अब 81 के 81 प्लाट क्लियर हैं। कल चेयरमैन मेडिकल डिवाइस पार्क और अपरेल पार्क का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे कि उनके निर्देश के बावजूद भी अपरेल पार्क में क्यों नहीं लोग अपना फैक्ट्री बना रहे हैं। और केवल 16 लोग ही नक्शा क्यों पास कराए, जबकि 65 की लीज हो चुकी है और चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। तो इस पर कल कोई हम लोग बहुत ही कठोर निर्णय लेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि कठोर निर्णय लेके काम किया जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए प्लाट यमुना में नहीं है, इंडस्ट्री लगाने के लिए है। ये मैसेजिंग कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चाहे जो इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे जो जगह हो, अगर इंडस्ट्री बनेगी तो इंडस्ट्री रहेगी, इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो उस आदमी से इंडस्ट्री लेकर के दूसरे इंडस्ट्रीज को दे दी जाएगी। ये अभियान चला के काम होगा। आज की डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि उनका सपनों का आशियाना, फैक्ट्री, कमर्शियल हब सब बन जाए ईडा सिटी में। खैर, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्राधिकरण लगातार भूमि आवंटित कर रहा है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ किसानों की समस्याएं हैं। इनको संतुलित रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को भी बाखूबी निभा रहे हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह। किसानों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से कैसे किया जाए, इसको लेकर अति गंभीर हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट के काम भी ना रुकें, क्योंकि किसान यदि विकास के कार्यों को रोकेंगे तो आप मान लीजिए कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र जंगल का जंगल ही रह जाएगा। इसीलिए किसानों की समस्याओं को उनसे मिलकर, उनके साथ बैठकर, उनसे समझकर समाधान कराने की ओर बढ़ रहे हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह। खैर, यमुना प्राधिकरण को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में डॉक्टर अरुणवीर सिंह का नाम सबसे ऊपर लिया जाए,
तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। खैर, अब यमुना प्राधिकरण अलग अलग योजनाओं के माध्यम से यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित करा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहा है, अपैरल पार्क बना रहा है। उसके अलावा अलग अलग क्लस्टर विकसित कर रहा है। देश ही नहीं, विदेशों की कंपनियां भी यहाँ निवेश कर रही हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।